आदित्य बेटा आज पढ़ाएंगे, ये फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम शुरू करते हैं आज की क्लास में जो हमने कल पढ़ा था डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या होते हैं, और आपको बताना जो जो हमने कल पढ़ा था, डेटा पढ़ा था, इंफॉर्मेशन पढ़ा था, डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो आपको आंसर देने हैं यहाँ पर, क्या इनके आंसर होंगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, जल्दी से सब आंसर देंगे, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारे के सारे डीबीएमएस हैं, और ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रे कल आपको बताए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, जो कल लिस्ट आपको दी थी उनके आपको नाम याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, जो है डी वाला, यानी एसक्यूएल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने सही तरह स्ट्रक्चर्ड होती है, यहाँ पे डीबी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज नॉट ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी अदर क्या है, वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है बाकी के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अब हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन वाला, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन आ रहे हैं? अच्छा, ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कल आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जो स्टोर करता है डेटा को और अलाउ करता है जो भी ऑथराइज यूजर होते हैं जो उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से जो है डेटा को। अरे बच्चों, तुमसे सर ने वो नहीं लिया क्या अभी, ईमेल आईडी? है तो सब अपनी ईमेल आईडी एक एक्सेल फाइल है। ये बीच क्लास में फिर मैं से रिक्वेस्ट आती रहती है बार बार, तो ईमेल आईडी से भेज देना, ऐड कर देंगे। ठीक है, या तो टाइम से पहले 9 बजे से पहले ऐड हुआ करो, ये लेट जो बच्चे आ रहे हैं। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास बी वाला हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर का। इसमें कहा व्हाट इज डेटाबेस। बताओ क्या होता है डेटाबेस? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? पहला ऑप्शन दिया कि डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो ऑर्गेनाइज कलेक्शन तो होता है डेटाबेस का, लेकिन ये कह रहा कैन नॉट बी एक्सेस। ठीक है, कि हम उस डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा तो होता नहीं। भाई डेटाबेस के अंदर तो हम एक्सेस भी कर सकते हैं डेटा को, अपडेट मैनेज सब कर सकते हैं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें कहा कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइज, की ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता। तो जो वो फाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता, जो डेटाबेस होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं, तो ये भी गलत है। कौन सा आंसर बताया आपने? सी वाला आंसर। ठीक है, तो सी वाले में यही है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा उसको अपडेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया सी। ठीक है, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ कि डेटा डीबीएम वो डेटाबेस जो है डिफाइन एंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर इजी एक्सेस, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट इन ए कंप्यूटर। ठीक है,
तो अगर आप कल वाले पीपीटी सबको मिल गई थी भाई, पढ़ ली थी अच्छे से, तो फिर तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में फुल मार्क्स आने चाहिए। अब अपने मार्क्स देखते रहना कि किसके कितने हैं। हाँ गौरव बताओ बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, डेटाबेस डीबीएमएस क्या है? पिछले क्वेश्चन में डेटाबेस की थी, इसमें डीबीएमएस। डी, कलेक्शन ऑफ क्वेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्वेरी क्या होता है? वो तो एसक्यूएल में होती है क्वेरी, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर होती है, वो लैंग्वेज की बात है। और हाई लेवल यहाँ भी लैंग्वेज का, जबकि ये तो बात हो रही है डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस तो एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस में, उसको मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर बेटा डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर डी हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ डीबीएमएस इज नथिंग बट स्टोर हाउस, ठीक है, वेयर इन द ऑथराइज यूजर कैन क्रिएट ए डेटाबेस, ठीक है, जहां पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं या जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिट्रीव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ए होगा। एक्सपेक्टेड था, ए आंसर बताओगे, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट में है हम ईएफ कोड भी बोलते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, है, इसीलिए आंसर आपने बता दिया ए वाला, ठीक है, ईएफ कोड। देखो देखो ईएफ कोड जो है बेटा, ईएफ कोड का जो काम है, उन्होंने रिलेशनल डीबीएमएस बनाया था, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उन्होंने आरडीबीएमएस के रूल दिए थे, जिनको हम 12 रूल्स बोलते हैं ऑफ आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस के क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ये बताए थे, जिनके बेस पे आरडीबीएमएस काम करता है। ईएफ कोड ने, ईएफ कोड जो है आईबीएम कंपनी में काम करते थे। इन्होंने सबसे पहला डेटाबेस नहीं बनाया था, ठीक है, इन्होंने 1970 के करीब जो है ईएफ कोड ने आरडीबीएमएस के रूल दिए थे, ठीक है। जो सबसे पहला डेटाबेस क्रिएट बनाया था, डीबीएमएस जो बनाया था, सबसे पहला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, वो चार्ल्स बैचमैन ने बनाया, ठीक है। इन इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, वो आपका बी आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी कि चार्ल्स बैचमैन जो है, उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहला डीबीएमएस बनाया था, और उस डीबीएमएस का नाम था आईडीएस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सबसे पहला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है आईडीएस। आईडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, ठीक है। तो ये चार्ल्स बैचमैन ने बनाया था, इसका आंसर आपका करेक्ट होगा बी, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ईएफ कोड ही लगा देते हैं। ईएफ कोड जो है उन्होंने आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके रूल दिए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसमें कहा है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। कल आपको बताया था कि डेटा कैसा कैसा होता है, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा? सर इसका बच्चे को माइक ओपन है, नोटिस। अच्छा, किस बच्चे का बेटा वो है, माइक ऑन है? ठीक है, जिसके में बैकग्राउंड नॉइस आ रही है वो। अच्छा, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। तो ये कह रहा है कि इमेज ओरिएंटेड डेटा आप कर सकते हो, यानी फोटो, इमेज वगैरह, ये आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। तो करते हैं, आप देखो फेसबुक है, फोटो भी अपलोड करते हो, व्हाट्सएप पे भी करते हो, इंस्टा पे भी करते हो, ठीक है। आप एसक्यूएल में भी यूज करते हो, ठीक है। तो इमेज जो है वो आप अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो आप, जैसे वेर केयर केयर में आप करते हैं, ठीक है। कुछ फाइल कंटेनिंग डेटा,
जैसे मान लिया आपको CVMS एक्सिस आपने पढ़ा होगा, उसमें आप अपना बायोडाटा कोई अपलोड करना, वो भी अपलोड कर सकते हो, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। आप कोई ऑडियो वीडियो ये भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। आप उस पे डेटाबेस, जैसे मान लिया मेल भेज रहे हो, उसमें फाइल भी तो अटैच करके भेज देते हो, तो वो जो है जीमेल के सर्वर पे स्टोर हो जाती है वहां पे, ठीक है, उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो कल आपको डेटा के बारे में बताया था, डेटा इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो मैंने इस ये क्वेश्चन करा रहा, इनमें से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। रीजन फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम वे टू स्टोर लार्ज डेटा, कि हम इसमें लार्ज डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। लार्ज डेटा को स्टोर करने का मतलब जैसे इमेज होगी आपकी, ऑडियो वीडियो होगी, फाइल होगी, ये लार्ज डेटा में आते हैं। भाई वीडियो कितनी बड़ी हो सकती है, आप यूट्यूब के सर्वर पर डालते हो, ठीक है। लार्ज डेटा एंड दीज डेटा कैन बी एनी फॉर्म, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फाइल एटसेट्रा, ठीक है। तो सबको क्या बेटा, नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं है शायद इसमें, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन तुमने पढ़ा नहीं सारा कंप्लीट? हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। चलो देखो 7 नंबर, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना क्या है बेटा। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है कि जो डेटा स्टोर करेंगे डेटाबेस में, वो किस फॉर्म में, किस चीज में स्टोर करेंगे, किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। जैसे आप एसक्यूएल बनाते हो, एसक्यूएल में डेटा कहाँ स्टोर करते हो, टेबल बना के करते हो ना, ठीक है। हमने एसक्यूएल में टेबल बनाई होंगी, एमएस एक्सेस पढ़ा होगा तो उसके अंदर टेबल बनाई होंगी, तो टेबल के फॉर्मेट में हमें करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल उसमें होता है तो वो फाइल सिस्टम होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल की फॉर्मेट में हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर हो गया कि डेटा इज स्टोर। मैंने इसमें आंसर क्यों है वो भी सब लिखे हैं, आप इसको जब रिवाइज करोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा आपके बाद में भी। द डेटा इज स्टोर इन ए टेबल फॉर्मेट इंटेंडेड टू मैनेज द स्टोरेज। टेबल के फॉर्मेट में लिखने से फायदा ये होता है कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। भाई कोई टेबल की फॉर्मेट में डेटा लिखा है, जैसे स्टूडेंट की डिटेल लिखी हुई है आपके स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पर क्या होता है, अगर टेबल के फॉर्मेट में लिखा किसी बच्चे का नाम, डिटेल वगैरह, आप एकदम उसको सर्च कर लोगे, बता दोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। अगर ऐसे ही लिख दिया नॉर्मल जैसे आप नोट्स बना रहे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, कौन सा बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं पता। टेबल की फॉर्मेट में आप उसमें इंडेक्स लगा दोगे, उसका रोल नंबर लगा दोगे, उसके बेस पे आप उसको इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। कल डेटाबेस के टाइप पढ़ाए थे आपको, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन से वाला नहीं है डेटाबेस का? डी बेटा, सीमा ये CUET का एग्जाम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। हायरार्किकल नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज जो है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और हायरार्किकल ये आपको बताए थे। डिसेंट्रलाइज नहीं होता बल्कि सेंट्रलाइज होता है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को हम कैसे रखते हैं, सेंट्रलाइज, एक जगह पे जाके स्टोर कर देते हैं वहां पर। तो इसका जो आंसर होना है हमारे पास वो होना है डी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर देंगे। इसमें देखो कल भी बताए थे, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस या
नेटवर्क डेटाबेस, ये डेटाबेस से टाइप है हमारे पास। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा सेंट्रलाइज होता है, ना कि डिसेंट्रलाइज कोई टाइप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, बताओ। गूगल, ठीक है भाई, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आईबीएम का डीबी2, कल ये बताए थे। गूगल हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये कोई डीबीएमएस नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा कि ये माई एसक्यूएल जो ऑप्शन दिए थे उनके बारे में, पहले ऑप्शन में माई एसक्यूएल था, दूसरे में एक्सिस था, तीसरे में आईबीएम डीबी2, ये सब डीबीएमएस है हमारे पास, जबकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। माई एसक्यूएल जो है ये लाइनेक्स बेस्ड डीबीएमएस होता है, लाइनेक्स में बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस जो है, एमएस एक्सेस भी बोल देते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब आते हैं, ठीक है। और आईबीएम डीबी2 ये जो है आईबीएम ने डेवलप किया था। गूगल का जो बना हुआ एक बिग टेबल के नाम से डेटाबेस है, ठीक है, जो गूगल ने बनाया हुआ है उसका डीबीएमएस है, जो गूगल इंटरनेट सर्च में यूज किया जाता है, गूगल मैप में यूज करते हैं हम, यूट्यूब में यूज करते हैं। गूगल के जो भी प्रोडक्ट है, जीमेल वगैरह, वो बिग टेबल के नाम से है उनका, ठीक है, वो उसमें स्टोर करते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो कल हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। आज जो है जैसे हम सिलेबस वाइज चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कल डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला करा था, उसके बाद सिलेबस में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है फाइल सिस्टम और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हमारे पास सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है कि भाई आप जो है एमएस वर्ड में कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड में, और आप जो है माई एसक्यूएल में कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस है इस एमएस वर्ड में या माई एसक्यूएल में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं, डेटाबेस में वो कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, या किसी फाइल में स्टोर कर रहे हो, फाइल सिस्टम में स्टोर कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस है। पहले हमें ये फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फाइल सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा, फाइल, ठीक है, नाम से पता चल रहा क्या है ये हमारे पास फाइल। फाइल कहाँ बनाते हो तुम, ठीक है, अपनी जो भी हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर फाइल बनाते हो ना, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, जो ये हमारे पास ओपन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्लिक भी करोगे तो आपके पास जो है यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, या माई कंप्यूटर ओपन करके कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होती है फाइल एक्सप्लोरर खोलने की, कोई बताएगा। विंडोज के अंदर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, क्या शॉर्टकट की होती है, नहीं पता बेटा, विंडो के साथ ई दबा देते हैं, तो विंडो के साथ ई दबाने से आपका आई कंप्यूटर ओपन हो जाता है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसी तरह से फाइल एक्सप्लोरर भी ये विंडोज के अंदर होता है। विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट की एमएस विंडोज के जितने भी वर्जन है उनमें इसको ओपन करने का शॉर्टकट की होती है, विंडोज के बटन के साथ ई दबाते हैं, ठीक है, उससे ओपन हो जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरनेट पे जो चीजें हैं उनको सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए क्या बनाया हुआ था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज 11 से उन्होंने हटा दिया, इसकी जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दे दिया उन्होंने उसका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम कर दिया। तो इसी तरह जैसे इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ऐसे ही फाइल को एक्सप्लोर करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर होता है। फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है, आपके पास जो भी हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, जो भी सिस्टम में आपके स्टोरेज डिवाइस है, वो सारी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे शो हो जाती है। ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन बना रखे हैं हमने, ड्राइव बना रखी है। अगर आप कोई डीवीडी लगाओगे इसमें तो वो आ जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, ये सब उसके फिर पार्टीशन कर रखे, सी ड्राइव, एस ड्राइव, ऐसे जो भी आप पार्टीशन कर रहे हो, और ये इसमें डायरेक्टरी बनी हुई है। फाइल एक्सप्लोरर की बात अगर हम विंडोज में करते हैं तो इसमें डेटा जो है फोल्डर और फाइल की हेल्प से शो होता है। कैसे होता है? फोल्डर और फाइल की हेल्प से। जबकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डोस, आप पढ़ते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास यूनिक्स है, लाइनेक्स है, उनमें जो है फोल्डर, जो है फोल्डर का नाम होता है डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको? फोल्डर को डायरेक्टरी। वहां पे फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, और जो हमारे पास फाइल है उसको तो फाइल ही बोलते हैं वहां पर। ठीक है बेटा। तो जो फाइल सिस्टम है उसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, और इसमें फाइल। अब देखो जैसे हमारे पास ये है, हमारी एस ड्राइव है या सी ड्राइव है। अब आपके पास इसके अंदर कुछ फाइलें होती हैं, जैसे हमने मान लिया ये सी ड्राइव ओपन कर ली, यहाँ पे हम गए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला फाइल है, इस पे राइट क्लिक किया। ठीक है, और राइट क्लिक करने पे बेटा प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कोई भी फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइल का टाइप आता है, टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल बताता है कि इसी से पता चलता है कि ये फाइल कौन सी एप्लीकेशन में, कौन से सॉफ्टवेयर में खुलेगी। भाई मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वर्ड में खुलेगी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये गूगल क्रोम पे खुलेगी, ये फोटो है इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है हमारे पास पेंट वगैरह में जो भी फोटो एडिटर है उसमें ओपन हो जाएगी। तो बेटा ये वाली फाइल जो है ये वर्ड में क्यों खुल रही है, एक्सेल में क्यों नहीं खुल रही? ये वाली फाइल एक्सेल में खुलेगी। तो ये जो फाइल का टाइप है इससे पता चलता है कि कौन सी फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में खुलनी है, ये किसके लिए बनी है। जैसे यहाँ पे DOCX लिखा हुआ, तो DOCX से ये बता रहा कि DOCX जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है टाइप होता है। DOCX को इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। आपको फाइल सिस्टम जब पढ़ना तो फाइल के एक्सटेंशन पता होने चाहिए, क्या है उसको फाइल टाइप बोलते हैं हम, या फाइल के एक्सटेंशन बोलते हैं। जो भी हम फाइल लिखते हैं तो देखो फाइल का पूरा नाम क्या होता है, पहले जैसे यहाँ पे फाइल का नाम लिखा और फिर उसका एक्सटेंशन लिखा है बाद में। तो फाइल का पूरा नाम जो है वो फाइल के नाम और एक्सटेंशन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ओपन विद लिखा हुआ कि हमें किस चीज में ओपन करना है, कि इसके अंदर ओपन करना, कहाँ पर ये स्टोर है, इसका साइज, उसका डिस्क के अंदर क्या साइज है, कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई है, कब एक्सेस करी आपने लास्ट टाइम। अभी 9:23 पे हमने ओपन की है 21 अप्रैल को, ये 14 मार्च को बनी थी 10:20 पे फाइल, और इसको हमने 24 मार्च में 9:14 में लास्ट मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो फाइल का नाम और फाइल का एक्सटेंशन, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल जैसे नॉर्मल फाइल का, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, कुछ फाइलों का एक्सटेंशन पता होने चाहिए आपको। क्या होता है टेक्स्ट फाइल का? .txt। ठीक है, अगर आपके पास वर्ड फाइल है तो वर्ड फाइल का जो पुराने वर्जन थे DOC होता था बेटा, और जो नए वर्जन है वर्ड के उनमें DOCX होता है। एक्सेल की फाइल होती है, एक्सेल फाइल के एक्सटेंशन क्या होते हैं? XLS पुराने वर्जन में और XLSX नए वर्जन में। अगर आपके पास पावर पॉइंट की फाइल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, .ppt या .pptx। ठीक है, आपके पास बेटा MS एक्सिस है, जो हम डेटाबेस अभी पढ़ेंगे। ठीक है, MS एक्सिस है, एक्सिस के बताएगा कौन क्या क्या होते हैं एक्सटेंशन? नहीं पता? पुराने वर्जन में बेटा MDB होता था, MDB का फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ठीक है, DOCX का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और ये हमारे पास एक्सेल के हैं तो इसमें XLS लिखा हुआ। PPT का मतलब पावर पॉइंट, MDB का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने और भी डेटाबेस बनाए हैं, जैसे SQL सर्वर बनाया, तो इन्होंने नए वर्जन में इसका नाम चेंज करके ACCDB कर दिया है, यानी एक्सिस डेटाबेस कर दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं, ये फाइल के जो है हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं। तो देखो कोई भी फाइल होती है उसकी प्रॉपर्टी देख के हम उसके एक्सटेंशन कर लेते हैं। आपके पास जो वो है मतलब ड्राइव होती है, ड्राइव के अंदर क्या क्या बने होते हैं, फोल्डर बने होते हैं और फाइल बने होते हैं। फिर फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं और भी फाइल हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से मल्टी लेवल पे चलता रहता है काम। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम हमें ये बताता है कि हमें किस तरह से फाइलों को अरेंज करना है। क्या बताता है? फाइलों को कैसे अरेंज करना है, ठीक है, फोल्डर को कैसे अरेंज करना है। और जो हमारे पास डेटाबेस है वो कल आपको बताया, वो डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम किसको अरेंज करने के लिए, फाइल को या फोल्डर को अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। फाइल फोल्डर के अंदर ही फाइल होती है, ये फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो मेनली ये फाइल को अरेंज करने के लिए यूज होता है। और जो हमारे पास बेटा डेटाबेस है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो जैसे ये तो हमने किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखी, अगर आप इस सी ड्राइव पे ही राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पर फाइल सिस्टम भी लिखा होगा कि ये ड्राइव किस फाइल सिस्टम की, हर ड्राइव का एक फाइल सिस्टम होता है, इस पे लिखा हुआ NTFS। क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, NTFS की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फाइल सिस्टम है। विंडोज जो है हमारे पास उसके अंदर जो फाइल सिस्टम यूज होते हैं वो है NTFS। विंडोज के XP तक जो पुराने वर्जन आते थे उसमें एक फाइल सिस्टम और होता था जिसका नाम था FAT। आपने सुना होगा FAT, ठीक है। उसमें भी आता था, पेन ड्राइव में भी आता है FAT। ठीक है, FAT का फुल फॉर्म पता है? फाइल एलोकेशन टेबल। हाँ, फाइल एलोकेशन टेबल। तो अब फाइल एलोकेशन टेबल माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दी है। विंडोज 10 के बाद अब FAT नहीं आता, अब सब में NTFS का ही यूज होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम से अगर आप अपनी ड्राइव को फॉर्मेट भी करते हो, मान लिया पेन ड्राइव आप 4 GB की ले रहे हो, ठीक है, आप जो है अगर उसको फैट से फॉर्मेट करोगे तो आपको लगभग 3.7 या 3.8 के करीब आपको स्पेस मिलेगा, इतने जीबी। लेकिन NTFS से करोगे तो ज्यादा स्पेस मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, और जो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये ज्यादा पावरफुल होता है और मैनेज करने की कैपेसिटी इसको फाइलों को और एक्सेस करने की ये फास्ट भी होती है और बेटर होती है FAT से। तो अब देखो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि ये फाइल सिस्टम क्या होता है और ये डेटाबेस से क्या कैसे डिफरेंस है। आपके पास जो सिलेबस का सेकंड टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड। तो बेटा यहाँ पे शुरू करते हैं हम फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल सिस्टम, कि फाइल सिस्टम इज बेसिकली ए वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या है, फाइल को अरेंज करने की एक टेक्निक है, एक तरीका है कि किस तरह से हम फाइल को अरेंज करेंगे और कहाँ पे अरेंज कर रही है। ये जो फाइल थी हमारी C ड्राइव D ड्राइव में, ये कहां पर स्टोर हो रही है, ये हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है। जबकि डेटाबेस में जब हम स्टोर करते थे तो वो हमारे पास जो डेटा था वो डेटाबेस में हम करते थे वहां पर, ठीक है, वो DBMS के थ्रू करते थे। यहाँ पे फाइल सिस्टम के थ्रू जो हम कर रहे हैं, ये फाइलों को अरेंज कर रहे हैं कि ये हमारी हार्ड डिस्क में या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसके अंदर आप फाइलों को किस तरह से स्टोर करोगे, कैसे अरेंज करोगे, वो फाइल सिस्टम बताता है। फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल विच आर ग्रुप्ड इनटू डायरेक्टरीज। जो फाइल सिस्टम के अंदर फाइल्स होती हैं, अलग अलग तरह की फाइल है, वो फाइलें आप किसके अंदर रखते हैं, डायरेक्टरीज के अंदर रखते हैं, यानी किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। डायरेक्टरी के अंदर अदर डायरेक्टरी भी हो सकती है या फोल्डर हो सकते हैं और फाइल भी। तो फाइल सिस्टम के एग्जांपल हैं जैसे NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और हमारे पास EXT है यानी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, FAT है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, EXFAT भी होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन। एक हमारे पास ये भी होता है
पहले FAT बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर उसमें के बाद एक EXFAT बनाया था, इसका नाम होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और ये हमारे पास NTFS है। हमारे सिलेबस में जो है, जो हमें पढ़ना, वो फाइल सिस्टम विंडोज के ही है। वैसे आप लाइनक्स में जाओगे, यूनिक्स में जाओगे, उसके अलग फाइल सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो हमें केवल विंडोज के ये 2-3 फाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। देखो ये एक एग्जांपल दिया है कि फाइल सिस्टम आप कैसे देख सकते हो। अपनी ड्राइव पे जाओगे, ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम शो हो जाता है जनरल इंफॉर्मेशन में कि NTFS फाइल सिस्टम है इसका। देखो फाइल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे काम करता है। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपने फाइल सिस्टम किस पे देखा, C ड्राइव पे या D ड्राइव पे। आप जो है, जो ड्राइव बनी हुई है उस पे राइट क्लिक करोगे तब दिखेगा आपको। तो आपने C या D ड्राइव, ये क्या है आपके पास, C या D ड्राइव आपके पास जो है बेटा, वो है हमारी, मतलब पार्टीशन किया गया आपने अपनी हार्ड डिस्क का। तो ये आपकी हार्ड डिस्क यानी हार्ड ड्राइव है, उसके आपने पार्टीशन कर दिए, उन पार्टीशन पे आपको फाइल सिस्टम दिखेगा। ठीक है, ये APFS जो है ये अलग है, हमें यहाँ पे NTFS का यूज करना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग NTFS है। ठीक है, NTFS या FAT जो विंडोज में। फिर इन फाइल सिस्टम के अंदर हम फोल्डर रखते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, फिर उन फोल्डर के अंदर फाइल रखी जाती है। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो जैसे फोल्डर या डायरेक्टरी है आपके पास, ये एक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने कुछ और फोल्डर बनाई है, जैसे टॉम नाम का फोल्डर है, उसके टॉम ने रखा हुआ एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया, एक थीसिस नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, जिसके आगे एक्सटेंशन लगे हैं वो हमारे पास क्या है, फाइल है। तो एक फोल्डर के अंदर फोल्डर भी है और उसके अंदर हमारे पास फाइलें भी हैं। ये कैसी फाइल है, ये नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है, TXT फाइल नोट। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ये भी फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर हो सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल या कैसी भी फाइल आप रख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है फाइल सिस्टम ऐसे काम करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि DBMS और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो हमें समझना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो फाइल सिस्टम है वो किस लिए यूज किया जा रहा, वो फाइलों को स्टोरेज डिवाइस में या मीडियम में मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने या स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल सिस्टम का क्या काम है कि आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ठीक है, या DVD, CD, इनमें किस तरह से फाइलों को अरेंज करेंगे, वो फाइल सिस्टम बता रहा है। DBMS क्या है, DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है बेटा, DBMS डेटाबेस को मैनेज करता है। अब बात यह है कि हमें DBMS की क्या जरूरत पड़ी जब हमारे पास फाइल सिस्टम है। तो देखो जब हम मान लिया कोई वर्ड में हमने कोई MS वर्ड ओपन किया, उसमें हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, सेंटेंस या इंफॉर्मेशन लिखी। मान लिया आप MS वर्ड के अंदर भी टेबल बनती है ना, बना सकते हो, पता है सबको कि MS वर्ड के अंदर भी हम टेबल बना सकते हैं। आपने एक टेबल बनाई कि मेरे क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने उनका रोल नंबर लिख लिया, उनका नाम लिख लिया, उनकी ईमेल आईडी लिख ली और उनका मोबाइल नंबर लिख लिया, MS वर्ड में लिख लिया। कि भाई डेटाबेस में टेबल बनती है, मैं तो डेटाबेस में नहीं बना रहा, मैं तो वर्ड में ही बना रहा। अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1, नाम, ईमेल, रोल नंबर 2, 3, जो भी बच्चे आ रहे, मैंने उनसे कहा भाई गूगल फॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो और मैं आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, वर्ड में या एक्सेल में। अब एक बच्चे ने 2 बार फॉर्म भर दिया, तो मैंने तो वो 2 बार लिख ली। ठीक है, बच्चे मेरी क्लास में मान लिया 35 थे, हो गए 36। ठीक है, या किसी बच्चे ने मल्टीपल टाइम्स लिख दी, तो ये वर्ड में आपको ये नहीं बताएगा कि ये डुप्लीकेट हो गया। वहां पे डेटा डुप्लीकेसी हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डेटा बार बार लिखा हो सकता है। तो डुप्लीकेसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा का रिपीट होना।
रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, रिडंडेंट हो सकता है भाई। जो हमारे पास डीबीएमएस होगा उसमें नहीं होगा। डुप्लीकेट आप प्राइमरी की सेट कर देते हैं, उसमें जब डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, भरवा रहे हो फॉर्म, आप गूगल फॉर्म भरते हो तो आपने सेम ही इंफॉर्मेशन 3 बार भर दो, 4 बार भर दो, एंटर हो जाएगी। लेकिन डीबीएमएस में आप जीमेल पे आईडी बना रहे, क्या सेम आईडी आप बना सकते हो दोबारा? नहीं बन सकती ना, क्योंकि वो उसके डेटाबेस में जा रही, वो ईमेल आईडी रजिस्टर होगी, उस ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, सेम उससे। तो डेटाबेस के अंदर आप जो है डेटा रिडंडेंसी को कम कर सकते हो, हटा सकते हो वहां से। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन होता है। जैसे मान लिया डीबीएमएस है आपके पास, माई एसक्यूएल है, उसमें अगर आपका डेटा डिलीट हो गया तो आप उसमें रीस्टोर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। बैकअप लेके आप उसको कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लेके जा सकते हो, बैकअप के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हो। ऑटो बैकअप लगा सकते हो कि अपने आप ये बैकअप लेता रहे, रोज डेली जितना मैंने काम किया शाम को अपने आप बैकअप बन जाए उसका। ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं बनता। यहाँ पे अगर मान लिया आपका गलती से फोल्डर शिफ्ट डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया वो, वहां पर आपका डेटा डिलीट हो गया अगर डीबीएमएस में, आप बैकअप से उसको वापस लेके आ सकते हो। तो इट डज नॉट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। ठीक है, आप सिस्टम को रिस्टोर करके कर सकते हो कि सिस्टम आपने रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर पॉइंट बनाए, तब आपके पास हो सकता है वो सिस्टम रिस्टोर से होगा। ठीक है, फाइल सिस्टम से नहीं है वहां पे। इसके अंदर आप ऑटो बैकअप लगा सकते हो और ऑटो बैकअप के थ्रू उसको रिकवर भी कर सकते हो फिर। इसके बाद बेटा बाकी हम डिफरेंस देखें तो क्वेरी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास डीबीएमएस में ये फैसिलिटी है, मान लिया मेरे पास 1000 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे का रिकॉर्ड चाहता हूं तो वो क्वेरी लगा के मैं ले सकता हूं। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेरी लगाऊंगा, उसी तरह की वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। जबकि ऐसा वर्ड में तो है नहीं। ठीक है, कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने आप सर्च लगा सकते हो, कंट्रोल F दबा के फाइंड कर सकते हो, लेकिन फाइंड करने पे स्पेसिफिक ही निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक वर्ड मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, वहां पे रिडंडेंसी हो सकती है, उसमें कोई क्वेरी वगैरह नहीं लगती। इसमें आप क्वेरी के थ्रू एग्जैक्ट उसी तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कंसिस्टेंसी, इसमें डेटा कंसिस्टेंसी नहीं होती इतनी, इसके अंदर डेटा कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे आप कहते हैं ना विराट कोहली कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट प्लेयर है, आजकल नहीं हो रहा वैसा। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि हर मैच में रन बनाने की, भाई विराट कोहली है तो रन बनाएगा। ठीक है, आजकल क्या आईपीएल में जोस बटलर बना रहा है। तो ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटाबेस की प्रॉपर्टी, उसमें एक कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसा डेटा बेस, ठीक है, या ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर हमारे पास ऑटोमेसिटी होती है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आइसोलेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, तो उनके बारे में हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके थ्रू आप कंसिस्टेंट रख सकते हैं डेटा को। कॉम्प्लेक्सिटी, देखो भाई कॉम्प्लेक्सिटी ये बताओ फाइल सिस्टम में ज्यादा है या डीबीएमएस में? ठीक है, ज्यादा कठिन कौन सा? भाई बच्चे को एक दूसरी तीसरी क्लास को फाइल सिस्टम तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एसक्यूएल नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो एसक्यूएल पढ़ाया जाता है भाई कम से कम आप 9th क्लास में तो पहुंच जाओ तभी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तीसरी क्लास में फाइल सिस्टम पढ़ा दिया जाता है कि भाई ऐसे फोल्डर बन जाएंगे, ऐसे फाइल बन जाएगी। तो वो इजी है, जीयूआई बेस है, आप इजीली बना सकते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। फाइल फोल्डर बनाना, उसमें लिखना डेटा, वो इजी है। इसमें क्योंकि क्वेरी वगैरह चलती हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल काम में यूज किया जाता है हमारे पास डीबीएमएस। और जो है हम फाइल सिस्टम नॉर्मल भी यूज करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल काम के लिए। और बेसिकली उसका डीबीएमएस का जो यूज है वो प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी बेटा डीबीएमएस में ज्यादा होती है।
वो मोर सिक्योर है आपके पास फाइल सिस्टम में, इसमें सिक्योरिटी कम होती है। डीबीएमएस के अंदर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कौन बंदा क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कौन कौन बंदा आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है और क्या डेटा एक्सेस कर सकता है वो भी। जबकि ये जो है हमारे पास एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह इनमें इतनी सिक्योरिटी नहीं है। बस सिक्योरिटी क्या है, आप पासवर्ड लगा दो कि पासवर्ड लगा दिए फाइल ही नहीं ओपन होगी, लेकिन ओपन होगी तो सारी हो जाएगी वहां से। तो इतना सिक्योर नहीं है वहां पे, ठीक है। और फिर कोई भी ओपन कर सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पासवर्ड पता है तो कोई भी कर लेगा वहां से। इसके अंदर यूजर डिफाइन कर सकते हैं हम कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है। कोस्ट की बात करें तो ये फाइल सिस्टम की कोस्ट कम है, ठीक है। नॉर्मल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम होता है, बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। डीबीएमएस की कोस्टिंग ज्यादा होती है, इसको मैनेज करने के लिए भी प्रोफेशनल होते हैं, आपको आनी चाहिए, उनकी भी कोस्टिंग होती है। और बेटा ये आपके पास जैसे माई एसक्यूएल तो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, कितने होते हैं। कुछ आपको हायर लेवल पे लेके जाना काम करना तो आपके पास वहां पे परचेज भी करने पड़ते हैं अलग से। डेटा इंडिपेंडेंसी की बात करें तो इसमें डेटा इंडिपेंडेंसी नहीं होती, डेटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में ही फाइल बना रहे हो या वर्ड में फाइल बना रहे हो तो वहां पे डेटा इंडिपेंडेंसी नहीं है। आपके पास जैसे एक पैराग्राफ लिखा तो अगर आप पैराग्राफ पे क्लिक करके कहीं पे भी बोल्ड करोगे तो सारा बोल्ड हो जाता है उस तरह से। यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा पे आप वर्क कर सकते हो, एक एक रो पे, एक कॉलम पे, एक फील्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डीबीएमएस जो है ये डेटा इंडिपेंडेंसी को भी सपोर्ट करता है। यूजर एक्सेस, देखो आजकल तो कुछ ऑपरेटिंग आ रहे सिस्टम आ रहे हैं मल्टी यूजर वाले भी, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सिंगल यूजर होते हैं कि एक ही यूजर एक टाइम पे उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जैसे लाइनक्स वगैरह यूनिक्स यूनिक्स वगैरह है तो वो सपोर्ट करते हैं कि मल्टी यूजर, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर जो है पहले जो यूज होते थे वो वन यूजर के भी, आजकल मल्टी यूजर के भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास डीबीएमएस में आप मल्टी यूजर बना सकते हो कि आपको बनाना कि एक एडमिन होगा, एक ऑपरेटर होगा। देखा होगा ना आपने कंपनियों में कि भाई कंपनी का डेटाबेस तो एक है लेकिन काम करने वाले अलग अलग बंदे, तो जिसका जो काम है वो उतना डेटा उस चीज को एक्सेस कर लेता है और वो उस पर काम करता है, ठीक है। किसी को फॉर्म डेटा एंट्री का काम है तो वो जो जिस चीज पे डेटा एंट्री करनी वो करेगा और उस पर एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंस है। अब हम फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बात करी कि विंडोज जो है, विंडोज के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो फाइल एलोकेशन टेबल एफएटी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस है। ईएक्स एफएटी जो एक्सटेंडेड या एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल है। तो ये एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, ये बेसिकली फ्लैश मेमोरी जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव थी, एसडी कार्ड थे, मेमोरी कार्ड थे, उनके लिए बनाई गई थी, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए यही बनाई हुई थी फैट, और अब हम यूज करते हैं एनटीएफएस। क्या बेटा, क्या डिफरेंस है? तो बेटा यही तो बताया अभी, जो फाइल और डेटाबेस में डिफरेंस ही तो ये सब करे। फाइल में डेटा कैसे लिख सकते हैं, ये सारा जो फाइल सिस्टम के अंदर फाइल बन रही, डीबीएमएस के अंदर डेटाबेस बन रहा। तो जो फाइल सिस्टम के अंदर फाइल बनेंगी वो जो हमने यहाँ फाइल सिस्टम के अंदर लिखी वे प्रॉपर्टी होंगी फाइल की, और डेटाबेस की ये होंगी, ठीक है। तो डेटाबेस जो है बेटा जैसे टेबल की फॉर्म में रखता है डेटा, ठीक है, जो आरडीबीएमएस वगैरह हम यूज करते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मल डेटाबेस की बात करें तो डेटा स्टोर है वो कहीं भी कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस में जैसे जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा रख रहे हैं, उसको इजीली मेंटेन कर रहे, तो डीबीएमएस ये बता रहा है कि उसमें रिडंडेंट नहीं होना चाहिए डेटा। उसके अंदर जो है आप क्वेरी चला सकते हो, उसके अंदर कंसिस्टेंट होता है डेटा, ठीक है। वो कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारी प्रॉपर्टी डेटाबेस की भी है। फाइल सिस्टम वाले में जो लिखी वो फाइल की प्रॉपर्टी। अभी हम फाइल के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी जो है वो यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है।
बताओ सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, फाइल फोल्डर बनाने तो आपने काफी टाइम से पढ़े ही होंगे, उनके बारे में क्वेश्चन है कि आपको एक फाइल बनानी है, तो जब आप कोई फाइल बनाते हो तो क्या होता है इसमें से? बताओ कि फाइल बनाने पे फाइल सिस्टम में एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, या एक एंट्री हो जाती है डायरेक्टरी में नई फाइल की, या स्पेस भी एलोकेट हो जाता है और एंट्री भी हो जाती है डायरेक्टरी के अंदर। तो कौन सा आंसर होगा? दोनों होता है भाई। जब फाइल बनाएंगे तो वो स्पेस भी लेगी फाइल, और उसकी एंट्री भी हो जाएगी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, जो भी आपकी फाइल सिस्टम है उसमें। तो इसका आंसर आपके पास सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ बेटा, कोई फाइल होती है हमारे पास, ठीक है, तो इज ए यूनिक टैग, फाइल के बारे में पूछा कि फाइल का एक यूनिक टैग होता है, यूजुअली ये नंबर आइडेंटिफाइज द फाइल, जिसके थ्रू हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, वो यूनिक टैग नंबर में होता है एक्चुअली, ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर उसको क्या बोलते हैं? फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम बेटा नहीं होता, ठीक है। फाइल का नाम क्या नंबर में ही लिखते हो आप? पहले तो ये बताओ, क्या फाइल टाइप नंबर में होता है क्या? पहले ये तो देख लो, यहाँ पे लिखा नंबर। फाइल आइडेंटिफायर, जो हम आइडेंटिफायर की शॉर्ट फॉर्म होती है आईडी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाइल आईडी। तो आईडी का मतलब आइडेंटिफायर। जैसे ही आप कोई भी फाइल बनाते हो तो फाइल सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली उस फाइल की एक आईडी बन जाती है, ठीक है। और जो जैसे हमारे पास मैंने बताया डेटाबेस में हम बनाते हैं, हमारे पास वे होते हैं, मतलब रोल नंबर या आईडी हम बनाते हैं जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे ही फाइलों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक फाइल की आईडी देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, हमें नहीं देनी होती वो। जबकि डेटाबेस में हम खुद दे सकते हैं, ठीक है, जो भी डेटा लिख रहे हैं उनकी आईडी बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फाइल आईडी है, ये एक यूनिक टैग होता है, मतलब हर फाइल की अलग अलग आईडी होगी। फाइल के नाम सेम हो सकते हैं, दो फोल्डर आपने बना रखे, मान लिया एक फोल्डर ए है एक फोल्डर बी है, इस फोल्डर के अंदर भी आप a डॉट टी की फाइल बना सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर भी आप a डॉट टी की फाइल बना सकते हैं, लेकिन इस फाइल की आईडी अलग होगी, इस फाइल की आईडी अलग होगी। ये मेमोरी में कहीं अलग स्टोर होगी, ये कहीं अलग होगी, ठीक है। तो फाइल टाइप नहीं बेटा, फाइल का नाम तो ए तो रखा है, यहाँ पे भी ए रखा, इसका भी ए लिखा। ये बेटा देखो बेटा, ये ए और बी फाइल का नाम नहीं, ये फोल्डर के नाम है, ये फोल्डर है, फोल्डर के आगे थोड़ी लगता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लगा होता है जिसके साथ वो होती है फाइल। फाइल जो है इसमें जो शुरू वाला डॉट से पहले का पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइल का नाम, और बाद वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। तो फाइल कंप्लीट नाम इस तरह से बनता है फाइल का, ठीक है। तो ये जो होते हैं फोल्डर होते हैं, उनके साथ कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ये फोल्डर के नाम है। एक फोल्डर के अंदर तो दो नाम की वो एक ही नाम की दो फाइल नहीं बना सकते आप, सेम फोल्डर में थोड़ी बन जाएंगी, अलग अलग फोल्डर रखेंगे उसमें सेम नाम की बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइल का टाइप किस चीज से रिप्रेजेंट करा जाता है? फाइल किस टाइप की है ये किससे पता चलता है? फाइल के एक्सटेंशन से पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है आपके पास, ठीक है, सिस्टम में, यहाँ पे कहा रो डिस्क क्या होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क का ही नाम है कि हार्ड डिस्क हमारे पास रो कब होगी, यानी रो हार्ड डिस्क बोल दो, रो ड्राइव बोल दो, रो डिस्क बोल दो, एक ही बात है। बताओ क्या होगा आंसर? एम्प्टी होगी। अच्छा, ए देखो बेटा, रो डिस्क वो होती है जैसे हार्ड डिस्क आप कंपनी से खरीद कर लेके आए,
अगर उस पे कोई भी ड्राइव नहीं बनी हुई, ठीक है, उसमें कोई भी ड्राइव नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं है, तो वो होगी रो डिस्क। जैसे ही हम हार्ड डिस्क लगाते हैं सिस्टम पे, सबसे पहले उसमें क्या होता है, हमें बनाना होता है उसके अंदर फाइल सिस्टम बनाना होता है। जब फाइल सिस्टम बनेगी, फाइल सिस्टम की हेल्प से ही फिर हम उस डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं। तो जब तक किसी भी डिस्क पे फाइल सिस्टम नहीं बना हुआ है, उस पे नहीं बताया कि एनटीएफएस से काम करेगी, फैट से काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, तो तब तक वो रो डिस्क होती है। रो डिस्क का मतलब डिस्क विदाउट फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। एम्प्टी डिस्क का मतलब नहीं होता, देखो भाई मैं मान लिया ये सारा डेटा अपनी सिस्टम से डिलीट कर दूं, एम्प्टी होगी खाली, लेकिन उसमें फाइल सिस्टम में आप डेटा दोबारा डाल सकते हो, ठीक है, डिलीट कर दिया दोबारा डाल दो। तो लेकिन जब तक उसमें फाइल सिस्टम नहीं है, तब तक आप डेटा ही नहीं डाल सकते, ठीक है। तो पहला काम होगा, अभी जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले डिस्क होती है, एक आपको उसका फ्लो बताया था ना कैसे काम करता है फाइल सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास डिस्क है, डिस्क का हम पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन पे फिर हम फाइल सिस्टम एलोकेट करते हैं, ठीक है। और उस फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास फोल्डर होते हैं, और फोल्डर में हम फिर फाइल्स रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास काम करता है। तो डिस्क विदाउट फाइल सिस्टम, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, आंसर ए। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ बेटा, डेटा कैन नॉट बी रिटन टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज है मतलब हमारी डिस्क ड्राइव है, तो अनलेस रिटन विद ए, ठीक है, यानी हम सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा नहीं लिख सकते। कब तक नहीं लिख सकते, जब तक उसके अंदर कोई फाइल ना बनाए, या कोई स्वैप स्पेस ना बनाए, या डायरेक्टरी ना बनाए, या कोई टेक्स्ट फॉर्मेट ना हो। डेटा काहे में लिखा जाता है फाइल के वो लिखना, हमें डेटा लिखना, तो डेटा कैसे लिखते हैं फाइल सिस्टम में, फाइल के अंदर लिखते हैं ना, ठीक है। जो भी हमें डेटा लिखना हो, हम क्या बनाते हैं भाई, कोई सा भी डेटा लिखना, हमें कुछ भी लिखना, फोल्डर में डेटा नहीं लिखा जाता। डेटा किस में लिखा जाता है, डेटा तो फाइल के अंदर ही लिखोगे आप। तो इसने कहा डेटा लिखने के लिए पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल के अंदर आप डेटा लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एप्लीकेशन, ये हमारे पास एक फाइल होगी। ये अभी जो है हमारे पास हार्ड डिस्क में नहीं गई, सेकेंडरी में नहीं गई। आप इसमें जो है इसको जब सेव कर दोगे तो सेकेंडरी में, अभी ये मेन मेमोरी में रहती है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइल के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। स्वैप स्पेस का मतलब बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है वैसे, ठीक है, आपके इसमें नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास डेटा जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, हार्ड डिस्क से वो रैम में जाता है, डेटा रैम के थ्रू फिर वो आगे प्रोसेस होकर सीपीयू के पास जाता है। तो अगर रैम के अंदर कुछ डेटा हमारे पास कम है, तो हम स्वैपिंग कर लेते हैं, मतलब आपके पास फाइल बड़ी है आ नहीं रही, तो आप छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं, कुछ डेटा उठा लेते हैं, और जो हमारे पास पहला डेटा था रैम के अंदर, उसको हार्ड डिस्क में भेज देते हैं, हार्ड डिस्क का डेटा रैम में ले आते हैं, ठीक है। तो जिस डेटा को हम स्वैप करते हैं वहां से हार्ड डिस्क से रैम, और रैम के से हार्ड डिस्क के बीच में, तो जहां से डेटा को स्वैपिंग करी जाती है उसको स्वैप स्पेस बोलते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप आगे पढ़ोगे तो मतलब ग्रेजुएशन में जाओगे वहां पे डिटेल में इनके बारे में पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, करा तो दिया, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, बताया तो फाइल होता है, ठीक है। डेटा किस में लिखा जाता है, फाइल के अंदर। जब फाइल बनाओगे उसमें डेटा लिखेंगे। चलो 6 नंबर बताओ, फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। फाइल का नाम भी होता है, टाइप भी होती है, आईडी भी होती है, तो सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द मेंशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फाइल है, फाइल किस तरह का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, बताओ। सीमा तुमने बताया, क्या कह रहे हो बेटा शिवम।
जिसे पब्लिक, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके ऑपरेशन पहले से ही फिक्स होते हैं, डिफाइन होते हैं, ठीक है। ऐसे डेटा टाइप, जैसे अभी हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे स्टैक क्यू की, उसमें हमारे पास पुश पॉप एन क्यू डी क्यू ये ऑपरेशन होते हैं। ऐसे डेटा टाइप जिसपे पहले से ही फिक्स होते हैं कि ये ऑपरेशन लगाएंगे। फाइल के जो ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं फाइल पे? फाइल को क्रिएट कर सकते हो आप, फाइल को डिलीट कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। फाइल में राइट कर सकते हैं आप, फाइल के अंदर जो है हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड कर सकते हैं, ये फाइल के ऑपरेशन है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेटा उन डेटा टाइप को बोलते हैं जिन पे जो हमारे पास ऑपरेशन है वो फिक्स ऑपरेशन होते हैं या प्री डिफाइंड ऑपरेशन होते हैं। प्री डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उनके ऑपरेशन पहले से ही डिफाइन है। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं आपके, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है, डबल होता है, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे प्रिमिटिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक या प्राइवेट जो है आपके पास डेटा टाइप नहीं होते, ये विजिबिलिटी होती है, ठीक है, कि डेटा की विजिबिलिटी होती है ये। तो डेटा टाइप तो हमारे पास प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, क्लास होगी, ठीक है, वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। एरे, वो एरे बनाया आपने इंट की हेल्प से, वो हो गया। स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, ये सब होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिस पे हमारे पास प्री डिफाइन ऑपरेशन और फाइल पे ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पार्ट ऑफ द फाइल नेम, फाइल नाम, फाइल का जो नाम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, क्या क्या होते हैं? नेम और एक्सटेंशन, सी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो फाइल का नाम और फाइल का एक्सटेंशन, इसका आंसर सी हो गया। चलो इस पे आंसर नहीं लिखा हुआ था क्या? उस पे नहीं, चलो बाद में लिख के दूंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होती है ये आप समझ लो। जैसे बेटा हमारे पास ये सी ड्राइव है या एस ड्राइव है, अगर मैंने इसी में ही यहाँ पे सारी फाइल रख दी, ठीक है, यानी एक फोल्डर के अंदर ही आपकी सारी फाइल हैं बस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। जहां पे फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के करा जाता है उसको जो है फिर हमारे पास टू लेवल पे हो जाएगी, ऐसे ही मल्टी लेवल, ट्री लेवल पे हो जाती है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑल फाइल कंटेन इन द सेम डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट डायरेक्टरी सेम लेवल, डायरेक्टरी का मतलब नहीं है सारी की सारी फाइलें जो है आपकी सेम डायरेक्टरी के अंदर है, तो वो डायरेक्टरी जो है वो सिंगल लेवल की है, ठीक है। तो सारी की सारी फाइलें उसमें, यानी उसके अंदर सब डायरेक्टरी से मतलब नहीं है, सब डायरेक्टरी नहीं होगी, उसके अंदर सारी फाइलें जो भी उसके अंदर बनाई फाइलें रखती है हमने डायरेक्टरी। हाँ बेटा डायरेक्टरी फोल्डर ही होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी बताया कि डायरेक्टरी कैसे होती है। डायरेक्टरी एक कंटेनर की तरह काम करती है जिसके अंदर हम फर्दर फोल्डर बोल दो या सब फोल्डर बोल दो या सब डायरेक्टरी बोल दो, जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होंगी उनको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब फोल्डर या फाइलें रखते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है कि ये फाइलों को और सब फोल्डर को जो है मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है। एक होती है हमारे पास सिंगल लेवल डायरेक्टरी जिसमें सारी की सारी फाइल एक ही डायरेक्टरी में होती है। एक होती है टू लेवल डायरेक्टरी जिसमें हर यूजर के लिए एक सेपरेट डायरेक्टरी बनती है। जैसे मान लिया एक बंदा है ए, उसने बनाई अपनी, बी ने अपनी रखी, वो अपनी डायरेक्टरी में फाइलें रख रहा है, ये अपनी डायरेक्टरी में फाइलें रख रहा है, ठीक है। तो मतलब फाइलें डायरेक्ट एक ही जगह नहीं है, उसके अंदर बनी एक इनके लिए यहाँ पे मान लिया मेन डायरेक्टरी है,
तो 2 लेवल पे काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से 2 लेवल होती है, और उससे भी आगे लेवल बनाना आप और भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ व्हाट हैपन इन सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, बताओ। ऑल ऑफ द मेंशन होगा। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में मस्ट हैव यूनिक नेम, सारी की सारी डायरेक्टरी यूनिक नेम रखेंगी, या ऑल फाइल मस्ट हैव यूनिक नेम, या ऑल फाइल मस्ट हैव यूनिक ओनर, या ऑल ऑफ द। सबसे पहले तो बेटा ऑल ऑफ दीज बता रहे हैं आप, ये बताओ सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर ऑल डायरेक्टरी कहाँ से आ गई, वहां तो एक ही डायरेक्टरी होनी, उसके अंदर तो डायरेक्टरी होनी नहीं, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा। ऑप्शन बी, डायरेक्टरी के अंदर फाइलें होंगी। अब जब एक ही फोल्डर है तो एक फोल्डर के अंदर आप सेम नाम से मल्टीपल फाइल बना सकते हो क्या, नहीं बनाएंगे। तो सबका नाम अलग अलग होना चाहिए। मान लिया एक a डॉट टी एक्स टी, तो फिर a डॉट टी एक्स टी दूसरी नहीं बना सकते, आप b डॉट टी एक्स टी बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, a डॉट पी एन जी बना सकते हो, भाई ये इमेज है ए नाम की, ये टेक्स्ट फाइल है ए नाम की, तो लेकिन पूरा नाम तो ये है, इसका पूरा नाम ये है, नाम अलग है। तो यूनिक नाम होने चाहिए, ठीक है। यूनिक नाम होने चाहिए किसके, फाइल के, ना कि फोल्डर के। तो इसका आंसर आपके पास बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बताओ बेटा व्हाट फाइल हैपन इन 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, व्हाट विल हैपन। 2 लेवल लेवल डायरेक्टरी होती है, उसमें क्या होता है, अभी बताया था 2 लेवल क्या होती है। बताओ, पढ़ा नहीं है आपने, अभी लिखवाया था 2 लेवल में क्या होता है, हर यूजर की अपनी अलग डायरेक्टरी होती है। ए होगा ना, ईच यूजर हैज हिज हर ओन यूजर फाइल डायरेक्टरी, सबकी अलग अलग अपनी डायरेक्टरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं नंबर 12 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फाइल पाथ नेम। देखो फाइलों के पाथ होते हैं, ठीक है। तो कितनी तरह के पाथ होते हैं फाइलों के, आपसे मैंने कहा कि जैसे अभी आपको गूगल मीट का लिंक भेजा, वो लिंक क्या है, पाथ ही तो है। उससे आपने लिंक बोल दो, पाथ बोल दो, वही है। आप अपनी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, उसका पाथ भेज देते हो, ठीक है, लिंक भेज देते हो। तो ये बेसिकली पाथ कितनी तरह के होते हैं, वो पूछा है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो ए हो गया, यहाँ पे लिखे हुए हैं एब्सोल्यूट पाथ जो होते हैं हमारे पास पूरे पाथ होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक तरह से फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होते हैं हमारे पास, फिक्स हो जाते हैं, ये पूरा पाथ है यहां से। अब देखो मैंने एसपी शर्मा जी लिख दिया, एसपी शर्मा जी मेरी क्या नाम जी फेसबुक पे भी है, एसपी शर्मा जी मेरी इंस्टा पे भी है, ठीक है। तो इससे ये थोड़ी पता चल रहा है ये फेसबुक पे या इंस्टा पे है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो पता चल जाएगा वहीं पे। जैसे एक हमारे पास मैंने फर्स्ट डॉट पीपीटीएक्स नाम की फाइल बनाई हुई है प्रेजेंटेशन, तो इसमें लिखा कि ये सी ड्राइव में डीबीएमएस के नाम से पीपीटी के अंदर जाओगे, इस फोल्डर में देखो। अगर मैंने कहा पीपीटी के अंदर ये है, तो ये पीपीटी क्या पता डी ड्राइव में भी हो, पीपीटी नाम का फोल्डर, और उसके अंदर भी हो, ठीक है। या मैंने डीबीएमएस की पीपीटी बना रखी, मैं डेटा स्ट्रक्चर की नेटवर्किंग की पीपीटी बना रखी, उसका नाम भी ये रख रखा, हो सकता है ना। तो फाइल सिस्टम हैव 2 डिफरेंट फाइल पाथ, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स वहीं पे ही मिलेगा आपको, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता है। रिलेटिव का मतलब जो चेंज हो सकता है, वो आपके पास डोमेन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सी की जगह डी लिख दो, डी में भी हो सकती है, क्या पता है। या सी के अंदर आपने लिख दिया नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग के अंदर भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेटिव पाथ होते हैं। तो 2 तरह के पाथ होते हैं। एब्सोल्यूट पाथ में जो पाथ दिया जाता है वो बिल्कुल रूट डायरेक्टरी से दिया जाता है, और रिलेटिव में जो पाथ दिया जाता है वो करंट डायरेक्टरी से दिया जाता है। रूट डायरेक्टरी क्या होती है, सी ड्राइव है तो बिल्कुल ड्राइव से ही देंगे, वहीं से ही,
इसमें पाथ जो है हमारे पास एब्सोल्यूट में, जबकि इसमें बताया ये पीपीटी वाले फोल्डर में है फर्स्ट, तो यहीं से देख लो, तो ये वाला एब्सोल्यूट पाथ होता है। ठीक है, समझ आई बात, रिलेटिव पाथ। और ये तो ये जो फाइल सिस्टम वाला जो हमारा सिलेबस में टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम डीबीएमएस में ही डीबीएमएस के मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, आप करके आना, जैसे वो लिखा ना रिलेशनल, कल आपको बताया था, वैसे डीबीएमएस हमारे पास, जैसे आपको बताया कि हमारे पास सेंट्रलाइज होता है, नो एसक्यूएल होता है, हायरार्किकल होता है, नेटवर्क होता है, रिलेशनल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये सब अभी पढ़ाए थे आपको। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं हमारे सिलेबस में। वैसे रिलेशनल वाला है तो हम रिलेशनल वाले के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी में छोटा छोटा पढ़ेंगे। वो तो आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में रिलेशनल है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। डेटाबेस मॉडल कौन कौन से होते हैं तो वो कल देखेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेना, ये पीपीटी आपको भेज देंगे।